नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप केबीएस स्पेशल एजुकेटर टीजीटी या पीआरटी की टीयर 3 इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सवालों की तीसरी सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पर। दोस्तों, इंटरव्यूअर बोर्ड अक्सर बेसिक लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछता है। हमारी पहली स्लाइड का सवाल है, लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं। अगर इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट और सरल भाषा में जवाब देना है। जैसा कि स्लाइड में लिखा है, आप कह सकते हैं कि सर मैम, लर्निंग आउटकम वे स्पष्ट लक्ष्य होते हैं जो बताते हैं कि विद्यार्थी को पाठ के अंत तक क्या ज्ञान या कौशल प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रो टिप है, सुनिए। एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते ये जवाब और भी खास हो जाता है। और आप अपने जवाब से ये भी जोड़ सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में हर बच्चे की ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए उनके लिए छोटे छोटे और स्पष्ट लर्निंग आउटकम तय करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उनकी प्रोसेस को सही से माप सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला सवाल। इस परिभाषा को अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएगी। अगली स्लाइड में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमारी स्क्रीन पर आ गई है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। ये सवाल केबीएस इंटरव्यू बोर्ड का फेवरेट है। हमारी दूसरी स्लाइड है। इसमें पूछा, रेमेडियल टीचिंग क्या है। ठीक है। अगर आप स्लाइड को देखें तो ये बहुत ही सिंपल परिभाषा है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या है? कमजोर विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई टीचिंग प्रोसेस है। ठीक है। अब इसे इंटरव्यूअर को कैसे समझाना है? आप कह सकते हैं कि सर या मैम, जब कोई बच्चा रेगुलर क्लासरूम टीचिंग से किसी टॉपिक को नहीं समझ पाता, तो हम पहले उसके लिए लर्निंग गैप, यानी वो कहाँ अटक रहा है, को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उन कमियों को दूर करने के लिए जो स्पेशल सपोर्ट्स या अलग तरीके से टीचिंग दी जाती है, उसे ही रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ठीक है। इसे और भी अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप सब ने तारे जमी पर मूवी देखी होगी ना। जब उसमें जब आमिर खान देखते हैं कि ईशान को पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है, तो वो भी उसे बाकी बच्चों की तरह रट्टा नहीं लगवाते, वो उसकी कमियों को समझते हैं। उसे रेत पर अक्षर बनाना, क्ले से शेप बनाना, ये सब सिखाते हैं। दोस्तों, आमिर खान ने ईशान के साथ जो किया वही तो है रेमेडियल टीचिंग। उन्होंने बच्चे के लेवल पर जाकर उसकी जरूरत के हिसाब से अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी थी वो बदल दी। ठीक है। तो केबीएस इंटरव्यू में आप इस बात पर भी जोर दें कि स्पेशल एजुकेटर के तौर पर रेमेडियल टीचिंग हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हम बच्चों के आईईपी के तहत उनके लिए रेमेडियल सेशन प्लान करते हैं, ताकि वो बच्चे भी अपनी पेस से सीख सके और मेन स्ट्रीम क्लास के साथ कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि तारे जमी पर वाले एग्जाम्पल के बाद आप रेमेडियल टीचिंग कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो कमेंट में यस लिखें। चलिए अब तैयार हो जाइए अगली स्लाइड के लिए। तो अगली स्लाइड हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना स्पेशल एजुकेशन अधूरा है। हमारी तीसरी स्लाइड का सवाल है, मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या है। ठीक है। मल्टी सेंसरी टीचिंग की बात करें तो मल्टी सेंसरी टीचिंग में हम विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल भी आप ऐड कर सकते हैं, सभी माध्यमों का उपयोग करते हैं ताकि लर्निंग प्रभावी हो। अब इसे इंटरव्यू पैनल के सामने कैसे एक्सप्लेन करना है? बहुत ही आसान भाषा में, नाम से पता चल रहा है कि मल्टी मतलब बहुत सारे, सेंसरी मतलब हमारे सेंसेस यानी कि इंद्रिया। तो आपको एक्सप्लेन कैसे करना है सर या मैम? जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ लेक्चर नहीं देते, बल्कि उनकी आंखों यानी विजुअल, कानों यानी कि ऑडिटरी, और हाथों यानी कि काइनेस्थेटिक, और टेक्टाइल खुद करके या छूकर, मतलब इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टी सेंसरी टीचिंग कहते हैं। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है VAKT। ठीक है।
अब इसमें V फॉर विजुअल कर सकते हैं, क्या V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी हो जाएगा, ठीक है, A फॉर ऑडिटरी हो जाएगा, K फॉर काइनेस्थेटिक हो जाएगा, ठीक है, काइनेस्थेटिक, और T फॉर टेक्टाइल। ये हमेशा याद रखना मल्टी सेंसरी अप्रोच कहलाता है, ठीक है। तो विजन यानी देखकर, ऑडिटरी यानी कि सुनकर, कैनेस्थेटिक यानी कि एक्टिविटी के द्वारा खुद करके, लर्निंग बाय डूइंग कह सकते हैं, टेक्टाइल यानी टच के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब इसके लिए आप एक चीज और कर सकते हैं, चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको क्लास में एप्पल के बारे में पढ़ाना है, आपने बोर्ड पर एप्पल की कलरफुल फोटो लगा दी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका विजुअल, अगर आपने एप्पल की कलरफुल फोटो लगाई। आपने बच्चों के साथ ए फॉर एप्पल वाली पोयम गाई, यानी कि ऑडिटरी हो गया, ठीक है। और फिर बच्चों को असली सेब छूने को दिया या क्ले या मिट्टी से बनाने को कहा, तो वो क्या हो जाएगा, काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल हो जाएगा। जब बच्चा एक ही चीज को देखकर सुनता है और खुद करता है तो लर्निंग 100% पक्की हो जाती है, ठीक है। इसे स्पेशल एजुकेशन से जोड़ने के लिए जबरदस्त मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म ब्लैक देखी है ना। उसमें रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो है वो देख सकता है, और मतलब वो ना तो देख सकता है ना सुन सकता है, मतलब वो डेफ ब्लाइंड है। तो अमिताभ बच्चन सर उन्हें वाटर का मतलब कैसे सिखाते हैं, वो रानी मुखर्जी के हाथ को बहुत मतलब क्या करते हैं, बहते हुए पानी के नीचे रखते हैं, यानी कि काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल टच देते हैं। उसी समय उनके हाथ पर वॉट मतलब WATER स्पेल करते हैं। दोस्तों जब एक या दो सेंस काम नहीं कर रहे हैं तो दूसरे सेंसेस को एक्टिवेट करके पढ़ाना ही क्या कहलाता है, मल्टी सेंसरी टीचिंग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वो होता है जिसमें हम छात्र की गलती बताकर सुधार के लिए मार्गदर्शन देते हैं। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्द में समझे तो कंस्ट्रक्टिव शब्द का, अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो जो कंस्ट्रक्टिव होता है इसका मतलब जो है, इसका मतलब होता है क्या, निर्माण करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, निर्माण करना, ठीक है। तो यहाँ पर निर्माण करना या कुछ बनाना। अब आप जवाब किस तरीके से दे सकते हैं, आपको जवाब देना सर या मैम, जब हम बच्चे को सिर्फ ये नहीं बताते कि तुमने क्या गलत किया, बल्कि उसे ये भी बताते हैं कि इसे सही तरीके से किया जा सकता है, तो उसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहते हैं। ये इसमें हमारा मकसद बच्चे को नीचा दिखाना नहीं बल्कि उसे सुधारना होता है, ठीक है। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी आप समझा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपकी क्लास में डिटेक्शन मतलब शुल्क लिख लिया और एक बच्चे ने स्पेलिंग गलत लिख दी। अगर आप उसकी कॉपी पर बड़ा सा लाल क्रॉस का निशान लगा दें और कहें कि ये क्या है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तो ये निगेटिव फीडबैक हो जाएगा, बच्चा डर जाएगा। लेकिन अगर आप कहें बेटा तुम्हारी राइटिंग बहुत सुंदर है, बस एप्पल की स्पेलिंग में P 2 बार लिखा है, चलो इससे फिर से लिखते हैं। दोस्तों यही है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आपने गलती भी बता दी और डिमोटिवेट भी नहीं किया, ठीक है। इसे स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग से जोड़ने के लिए फिल्म हिचकी का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे नैना जो थी टीचर रानी मुखर्जी की 9F क्लास के बच्चे बहुत शैतानियां करते थे, गलत रास्ते पर होते हैं, लेकिन नैना मैम उन्हें कभी नकारा या बेकार नहीं कहती, वो उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाती हैं, लेकिन साथ ही उनका हुनर पहचानने में उनका मार्गदर्शन भी करती हैं। वो बच्चों का कॉन्फिडेंस तोड़ते नहीं है बल्कि उन्हें अंदर से कंस्ट्रक्ट यानी मजबूत बनाती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर है 5। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग में विद्यार्थी समूह में मिलकर सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर इसे बिल्कुल बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव मतलब होता है सहयोग, क्या होता है, सहयोग, ठीक है।
कोऑपरेटिव मतलब सहयोग, यानी कि टीम वर्क। अब आपको जवाब कैसे देना है? सर मैम, ये एक ऐसी टीचिंग मेथड है जहां हम बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं। बच्चे अकेले बैठकर रट्टा मारने के बजाय एक टीम की तरह मिलकर किसी टॉपिक को समझते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को सीखने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने क्लास में इन्वायरमेंट पर एक चार्ट बनाने को कहा, आपने 4 बच्चों का ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब उसमें से एक बच्चा डिजाइन बना रहा है, दूसरा बच्चा उनके लिए जानकारी ढूंढ रहा है, तीसरा बच्चा रंग भर रहा है, चौथा बच्चा उसे प्रेजेंट करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ कोई अकेला फर्स्ट नहीं आ रहा है, बल्कि पूरा ग्रुप मिलकर सीख रहा है और सफल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक मूवी का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद करने के लिए ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 का उदाहरण लेते हैं। याद है उस फिल्म में एक सीन जहां आनंद कुमार बच्चों से कहते हैं, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तुम एक दूसरे को पढ़ाओगे। और फिर जो बच्चे मैथ्स में तेज होते हैं वो कमजोर बच्चों के ग्रुप, मतलब कमजोर बच्चों को ग्रुप में बिठाकर सवाल सॉल्व करना सिखाते हैं। दोस्तों यही तो है कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर बन जाता है और बच्चे एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे सामने है, इसमें जो क्वेश्चन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? ठीक है, तो देख लेते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, जिसमें विद्यार्थी अनुभव से सीखते हैं। अब आपको जवाब कैसे देना है? सर या मैम, नाम में ही इसका मतलब छुपा है। एक्सपीरियंस यानी अनुभव। ठीक है, आपको क्या बताना है? एक्सपीरियंस यानी अनुभव। जब हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लंबी लंबी थ्योरी लिखवाने के बजाय उन्हें कोई काम खुद करके अपने हाथों से करने का मौका देते हैं, तो उसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग या करके सीखना कहते हैं। इसमें बच्चा सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि उस काम को जीता है। ठीक है, इसे एक बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी को साइकिल चलाना सिखाना है, क्या आप उसे ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बनाकर सिखा सकते हैं कि बेटा इस पहले पैडल मारना फिर हैंडल सीधे रखना? बिल्कुल नहीं। बच्चा साइकिल चलाना तब सीखेगा जब वो खुद उस पर बैठेगा, पैडल मारेगा, एक दो बार गिरेगा, लेकिन फिर बैलेंस बनाना सीख जाएगा। दोस्तों वो जो खुद गिरकर और संभल कर सीखता है ना, वही होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को एक धांसू मूवी के साथ जोड़ते हैं। फिल्म 3 इडियट तो आप सबने देखी होगी, है ना? उसमें रैंचो हमेशा कहता है कि रट्टा मत मारो, चीजों को समझो और अप्लाई करो। जब रैंचो सीनियर को करंट लगाता है तो वो कौन सा रूल यूज करता है? सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रैंचो ने वो बात सिर्फ किताब में पढ़ी नहीं थी, बल्कि उसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके दिखाया। चतुर रामलिंगम रट्टा मारता था, लेकिन रैंचो जो था वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में विश्वास रखता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है, तो चलिए दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देख लेते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है? क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये एक ऐसी टीचिंग अप्रोच है जिसमें अलग अलग विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार अलग अलग मेथड अपनाए जाते हैं। अब आपको एग्जामिनर के सामने इस सवाल का जवाब कैसे देना है? सर मैम, नाम से ही समझ में आ रहा है, डिफरेंट यानी कि अलग। हमारी क्लास में हर बच्चा अलग होता है, उसका बैकग्राउंड अलग होता है और उसके सीखने का तरीका यानी लर्निंग स्टाइल भी अलग होती है। इसलिए जब एक टीचर अपने पढ़ाने की टेक्निक्स को बच्चों की जरूरत के हिसाब में से बदलता है, यानी डिफरेंशिएट करता है, तो उसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसमें वन साइज फिट ऑल वाला रूल नहीं चलता है। ठीक है, इसमें मतलब सबके लिए एक ही तरीका लागू करने वाला रूल जो है वो नहीं चलता है। तो चलिए इसे एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं अपनी क्लास के 30 बच्चों को एक ही साइज की मीडियम टी शर्ट बांट दूं, तो क्या वो सबको फिट आएगी? बिल्कुल नहीं। किसी को वो भी लूज होगी, ठीक है, और किसी को बहुत टाइट होगी। इसी तरह अगर मैं पूरी क्लास को सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ाऊं तो कुछ बच्चों को समझ आएगा
और कुछ के सिर के ऊपर से निकल जाएगा। हर बच्चे को उसकी फिटिंग के हिसाब से पढ़ाना ही डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इसे याद रखने के लिए फिल्म छिछोरे का एक जबरदस्त उदाहरण लेते हैं। याद है जब सुशांत सिंह राजपूत अपने दोस्तों को जीसी जिताने की तैयारी करवाता है, तो क्या वो सबको एक जैसी ट्रेनिंग दे पाए? नहीं, वो सबकी अलग अलग खूबियों और कमजोरियों को पहचानता है। वो एसिड को कैरम के लिए तैयार करता है, मम्मी को उसकी खासियत के हिसाब से अलग गेम देता है। उसने हर दोस्त की जरूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को डिफरेंशिएट किया, और यही एक स्मार्ट टीचर अपनी क्लास में करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारे स्क्रीन पर आ गई है। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी 8वीं स्लाइड पर। आज के टाइम में खासकर एनईपी 2020 आने के बाद केबीएस इंटरव्यू में ये सवाल तो मानकर चलिए कि पूछा ही जाएगा। हमारा सवाल क्या है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल यानी HOTS, हॉट्स क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्लाइड पर लिखी छोटी सी लाइन को बहुत इम्पैक्टफुल डेफिनेशन को पढ़ते हैं। हॉट्स में HOTS में एनालिसिस, इवेल्युएशन और क्रिएटिव जैसे हायर लेवल थिंकिंग शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसे इंटरव्यू पैनल के सामने कैसे एक्सप्लेन करना है, तो ध्यान दीजिए। आपको बोलना है सर या मैम, जब बच्चा सिर्फ किताब की लाइनें रट कर एग्जाम में नहीं लिखता, बल्कि उस जानकारी को समझता है, उसका एनालिसिस करता है, कुछ नया क्रिएट करता है, और उसे तो उसे क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग बोलते हैं। आसान भाषा में कहें तो रट्टा मारना LOTS है, यानी लोअर ऑर्डर थिंकिंग है, और खुद का दिमाग लगाकर सोचना HOTS है, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ मैं। मान लीजिए आप क्लास में किसी को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अगर आप बच्चे से पूछे भारत को आजादी कब मिली, और बच्चा जवाब दे 1947, तो ये सिर्फ उसकी मेमोरी है, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि अगर हमें आजादी नहीं मिलती तो आज आपका जीवन कैसा होता, अब यहाँ बच्चे को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, पुरानी बातों को एनालाइज करना पड़ेगा और अपने दिमाग से एक नया जवाब बनाना पड़ेगा। दोस्तों यही जो सोचने की प्रक्रिया है वो HOTS, हॉट्स होती है, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती है। इसे एक मजेदार तरीके से याद करने के लिए अक्षय कुमार और विद्या बालन की फिल्म है मिशन मंगल का उदाहरण ले लेते हैं, है ना। जब मंगलयान के लिए फ्यूल कम पड़ा, तो टीम ने कोई रटी रटाई किताब नहीं खोली, उन्होंने पूरी तलने वाले लॉजिक को एनालाइज किया, उसे रॉकेट साइंस में अप्लाई कर दिया, और उन्होंने कम बजट में एक बिल्कुल नया आइडिया क्रिएट किया। दोस्तों वो रट्टाफिकेशन नहीं था, वो शुद्ध हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी हॉट्स का कमाल था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सवाल क्या है? कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है? ठीक है, आइए पहले इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग में हम डायग्राम्स के माध्यम से कॉन्सेप्ट के बीच संबंध को दिखाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो हम लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने के बजाय किसी टॉपिक को डायग्राम या फ्लो चार्ट के रूप में बनाते हैं, जहां हम तीर और एरो और बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी चीज किससे जुड़ी है, तो उसे कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप क्लास 2 के बच्चे को मींस ऑफ मतलब आप पढ़ा रहे हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन पढ़ा रहे हैं। अगर आप उसे थ्योरी रटवाएंगे तो वो भूल जाएगा। इसके बजाय आप बोर्ड के बीच में एक बड़ा गोला बनाएंगे ट्रांसपोर्ट, फिर उसमें 3 तीर निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले आप ट्रांसपोर्ट लिख लें, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने क्या किया, इसके 3 तीर निकाले, ठीक है, ये 3 तीर जोड़े। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक तरफ लैंड लिख लेना है, दूसरे में वाटर लिख लेना है, और तीसरे में क्या लिखना है, एयर लिख लेना है। यही तो है कॉन्सेप्ट। बच्चे ने एक ही नजर में पूरा टॉपिक
उनका आसपास से संबंध समझ लिया। दोस्तों यही तो है कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, ये हमेशा याद रखने के लिए कोई भी क्राइम थ्रिलर मूवी या पुलिस वाली वेब सीरीज जैसे सीआईडी या दृश्यम याद कीजिए। आपने देखा होगा कि जब पुलिस कोई केस सॉल्व कर रही होती है तो दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड लगाते हैं, बीच में मेन सस्पेक्ट यानी जो संदिग्ध की फोटो होती है, और फिर वो लाल रंग के धागों से अलग अलग सबूतों और जगहों और लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कनेक्टिंग द डॉट का काम होता है। दोस्तों वो बोर्ड और धागे क्या है, वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैप ही तो है जो पूरी केस की कहानी को विजुअल रूप से समझा देता है। ठीक है, तो अब बारी है केबीएस इंटरव्यू में पैनल का दिल जीतने की। तो आप एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर कहेंगे, सर मैम, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, खासकर लर्निंग डिसेबिलिटी या ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग एक गेम चेंजर है। इन बच्चों को बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ने की में परेशानी होती है, लेकिन जब हम उसी जानकारी को विजुअल चंक्स यानी चित्रों और फ्लो चार्ट की में बदल देते हैं, तो वो जानकारी को आसानी से प्रोसेस कर पाते हैं और लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ये पॉइंट पैनल को बहुत इम्प्रेस करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है। दोस्तों आज की वीडियो की 10वीं स्लाइड पर हम पहुंच चुके हैं, और ये टॉपिक एक नॉर्मल टीचर और एक महान टीचर के बीच का सबसे बड़ा अंतर तय करती है। इंटरव्यू पैनल का ये बहुत ही फेवरेट सवाल होने वाला है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है। तो आइए इस पहले स्लाइड की परिभाषा देखते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में शिक्षक अपनी टीचिंग को इवेल्युएट करके उसे सुधारता है। ठीक है, अब आपको जवाब कैसे देना है, सर या मैम? रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है पीछे मुड़कर देखना या खुद का मूल्यांकन करना। जब एक टीचर क्लास खत्म होने के बाद खुद से ये सवाल पूछता है कि आज मैंने जो पढ़ाया, क्या वो बच्चों को समझ में आया? अगर नहीं तो मेरी पढ़ाई की तकनीकी में क्या कमी रह गई, इसे कल कैसे बेहतर कर सकता हूँ। दोस्तों अपनी ही गलतियों से सीखने की इस प्रक्रिया को रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहते हैं। इसमें टीचर बच्चों को ब्लेम ब्लेम नहीं करता, बल्कि खुद को इम्प्रूव करता है। ठीक है, चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने घर पर पहली बार कोई नई डिश बनाई। जब आपने उसे खाया तो आपको लगा नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। तो अगली बार जब आप वही डिश बनाएंगे तो आप नमक कम डालेंगे ना। बिल्कुल, अब आपने अपनी पिछली कुकिंग को इवेलुएट किया और अगली बार सुधार के लिए बस यही एक काम एक टीचर क्लासरूम में करता है। इस कॉन्सेप्ट को जबरदस्त मूवी एग्जांपल से अगर हम जोड़ें, तो आपने शाहरुख खान की मूवी चक दे इंडिया जरूर देखी होगी। कबीर खान यानी एसआरके जब भी अपनी टीम का कोई मैच देखते थे या टीम हार जाती थी, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर बैठते नहीं थे, वो रात को मैच की रिकॉर्डिंग दोबारा देखते थे। एक डायरी में नोट करते थे कि मेरी रणनीति में कहाँ गलती हुई, और अगले दिन मैदान पर एक नई और बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ उतरते थे। दोस्तों एक टीचर भी अपने क्लासरूम का कबीर खान होता है, जो हर दिन अपनी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है 11 नंबर की। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है। आइए सबसे पहले स्लाइड पर लिखी बात को गहराई से समझते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन से हम डिसेबिलिटी को जल्दी पहचान कर टाइमली इंटरवेंशन दे सकते हैं, जिससे बच्चे का विकास बेहतर होता है। ठीक है, अब आपको जवाब किस तरीके से देना है, सर मैम? अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब है समस्या को शुरुआत में ही पकड़ लेना। जब हम किसी बच्चे को मतलब जब हम किसी बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज या डिसेबिलिटी के लक्षणों को बचपन में ही पहचान लेते हैं, और हम तुरंत उसकी मदद यानी इंटरवेंशन शुरू कर देते हैं। सही समय पर सही मदद मिलने से बच्चे की स्थिति को गंभीर होने से रोका जाता है और वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए एक दांत में मतलब आपके दांत में एक छोटी सी कैविटी लग गई। अगर आप तुरंत डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे तो एक छोटी सी फीलिंग से काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? मतलब अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो क्या होगा? एक छोटी सी फीलिंग से काम हो जाता है ना। लेकिन अगर आप नहीं जाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो क्या होगा? दर्द बढ़ेगा। ठीक है, शायद पूरा दांत ही निकालना पड़े।
बिल्कुल यही बच्चों के साथ होता है। अगर शुरू में उनके लर्निंग गैप्स या डिसेबिलिटी को पहचान कर सपोर्ट दे देते हैं तो आगे चलकर उनका जो फ्यूचर होता है वो सिक्योर हो जाता है। तो इसे स्पेशल एजुकेशन से जोड़ने के लिए शाहरुख खान की मास्टरपीस फिल्म जो है माय नेम इज खान का उदाहरण लेते हैं। याद है रिजवान खान को अस्पर्जर सिंड्रोम होता है। उसकी माँ बचपन से ही पहचान लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है उसका बच्चा बाकी बच्चों से अलग है लेकिन कमजोर नहीं है। वो तुरंत उसे घर पर स्पेशल सपोर्ट देना शुरू करती है, उसे अच्छी बातें सिखाती है। जरा सोचिए अगर उसकी माँ ने उन लक्षणों को इग्नोर किया होता या छिपाया होता तो क्या रिजवान इतना कॉन्फिडेंट बन पाता कि वो दुनिया घूम सके? कभी नहीं। यही ताकत जो होती है वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन की होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों स्वागत है हमारा आपका हमारी 12वीं स्लाइड पर। स्पेशल एजुकेशन की दुनिया में अगर कोई चीज बच्चों को सही मायनों में इंडिपेंडेंट बनाती है तो ये हमारा आज का सवाल है। असिस्टिव डिवाइसेस क्या है? आइए पहले इसकी डेफिनेशन पर नजर डालते हैं। असिस्टिव डिवाइसेस जैसे हियरिंग एड, ब्रेल, व्हील चेयर्स आदि स्पेशल बच्चों की सहायता के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब आपको जवाब कैसे देना है? सर मैम, असिस्ट असिस्ट करने का मतलब होता है सहायता करना। ऐसा कोई उपकरण, मशीन या गैजेट जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उन कामों में मदद करे जो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से नहीं कर पा रहे, उसे असिस्टिव डिवाइसेस कहते हैं। इसका मेन गोल बच्चे की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना होता है, मतलब काम करने की क्षमता को बढ़ाना होता है। अब आपको मैं इसे एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। इसे एक बहुत ही बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी की नजर कमजोर है तो वो क्या करता है? वो चश्मा लगाता है ना? क्या चश्मा उसकी आंख ठीक कर देती है? नहीं, है ना? लेकिन चश्मा उसे साफ देखने में मतलब असिस्ट करता है। दोस्तों हमारा चश्मा भी एक असिस्टिव डिवाइस है। ये स्पेशल एजुकेशन में एक गैजेट जो है थोड़ा ज्यादा एडवांस और बच्चों की जरूरत के हिसाब से होता है, जैसे हियरिंग एड है, व्हील चेयर है, क्रचेस है, उनके हिसाब से होते हैं। तो इसे भी गहराई से समझने के लिए महान वैज्ञानिक स्टेफन हॉकिंग का उदाहरण लेते हैं। अ, एक मतलब इन पर थ्योरी ऑफ द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मूवी भी बनी है। उन्होंने मोटर न्यूरॉन उन्हें क्या था? मोटर न्यूरॉन डिजीज थी जिससे वो हिलडुल या बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल की थ्योरी दी। कैसे? उनके पास एक स्पेशल व्हीलचेयर और स्पीच जनरेटिंग डिवाइस थी। मतलब वो क्या करते थे? वो कंप्यूटर जो उनके विचारों को आवाज देता था। दोस्तों अगर वो असिस्टिव डिवाइसेस नहीं होती तो दुनिया पर इतने बड़े जीनियस की आवाज कभी नहीं सुन पाते, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों अब बात करते हैं 13वीं स्लाइड की। यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन का सपना तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को लागू ना करें। हमारा आज का सवाल है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्या है? सब आइए पहले छोटी सी लेकिन बहुत गहरी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट वो होता है जहाँ सभी बच्चों के लिए फिजिकल और सोशल बाधाएं हटाई जाती हैं। ठीक है। अब आपको जवाब कैसे देना है? सर मैम, बैरियर का मतलब होता है रुकावट या बाधा। जब हम स्कूल या क्लासरूम का एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बिना किसी रोक टोक और बिना किसी भेदभाव के आ जा सकें और सीख सकें तो उसे बैरियर फ्री इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा व्हीलचेयर यूज करता है और स्कूल की लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर पर है जहां सिर्फ सीढ़ियां हैं। तो वो सीढ़ियां उसके लिए फिजिकल बैरियर हैं। जहां वो एक रैंप या लिफ्ट बना देते हैं वो बाधा दूर हो जाती है। अगर आपको इसका बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल देखना है तो दिल्ली मेट्रो को देखिए। वहाँ व्हीलचेयर के लिए रैंप है, विजुअल इम्पेयरमेंट वालों के लिए जमीन पर टेक्टाइल पाथ है और ऑडियो अनाउंसमेंट भी है। वो एक परफेक्ट बैरियर फ्री इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट। दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं अपनी 14वीं स्लाइड पर। और मैं आपको बता दूं कि आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और एनईपी 2020 का ये सबसे बड़ा बुजवर्ड है, यानी चर्चित शब्द है। अगर आपने इंटरव्यू में इसे अच्छे से समझा दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का। हमारा टॉपिक है
नेक्स्ट सवाल जो है, टॉपिक जो है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग क्या है। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूडीएल क्या है। चलिए सबसे पहले इस मतलब जो स्लाइड की डेफिनेशन है उसको पढ़ लेते हैं। यूडीएल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें सभी विद्यार्थियों के लिए फ्लेक्सिबल लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, अब आपको जवाब क्या देना है सर या मैम। यहाँ दो सबसे जरूरी शब्द हैं, यूनिवर्सल यानी कि सभी के लिए, और फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला। ठीक है, यूडीएल का मतलब है कि हम अपने लेसन प्लान या पढ़ाने का तरीका इस तरह डिजाइन करते हैं कि क्लास का हर बच्चा, चाहे वो गिफ्टेड हो, एवरेज हो या किसी स्पेशल नीड्स वाला हो, उसे आसानी से समझ सके। हम बच्चे को अपने कठोर सिस्टम में फिट नहीं करते, बल्कि अपने सिस्टम को बच्चों के हिसाब से फ्लेक्सिबल बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको जवाब देना है। चलिए अब इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। आपने शॉपिंग मॉल के ऑटोमेटिक शील्डिंग डोर देखे होंगे, सॉरी स्लाइडिंग डोर देखे होंगे ना, कि अपने आप खुल जाता है। उन्हें मुख्य रूप से व्हीलचेयर यूजर के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि उन्हें दरवाजा ना खोलना पड़े। लेकिन क्या वो दरवाजे सिर्फ व्हीलचेयर वालों के लिए काम आते हैं? नहीं ना। अगर आपने दोनों हाथों में शॉपिंग बैग ले रखे हैं, या कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है, तो वो दरवाजा उनके लिए भी उतने ही मददगार होते हैं। दोस्तों, जब भी कोई चीज विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए डिजाइन की जाती है, तो उससे सबका फायदा होता है, और वही है यूनिवर्सल डिजाइन। चलिए इसे पढ़ाई से जोड़ने के लिए एक फिल्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं। और वो फुल फिल्म जो है बहुत ही मशहूर है, थ्री इडियट। उसका जो मशहूर शादी वाला सीन है, उसका उदाहरण लेते हैं। शादियों में बुफे सिस्टम होता है ना, वो यूडीएल का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। होस्ट आपको एक फिक्स थाली पकड़ाकर ये नहीं कहता कि यही खाना पड़ेगा। वो वहाँ रोटी, चावल, तीखा, मीठा सब रख देता है। मतलब फ्लेक्सिबल ऑप्शन होते हैं, जिसे जो पसंद है वो अपने हिसाब से खा सकता है। बिल्कुल इसी तरह यूडीएल क्लासरूम एजुकेशन का बुफे है। टीचर बच्चों के नोट्स पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए और एक्टिविटी जो है वो करने के लिए देता है, ताकि हर बच्चे अपनी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से ज्ञान ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे सामने है, तो देख लेते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे 16वीं स्लाइड की। केवीएस इंटरव्यू में आपसे डायरेक्ट सिचुएशन दिया जा सकता है। आपसे क्लास में एक बच्चा पूछा जा सकता है कि आपकी क्लास में एक बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है। ठीक है, एक जगह टिक कर नहीं बैठता, आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? यानी बात हो रही है एडीएचडी की। तो हमारा सवाल जो है, एडीएचडी वाले बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो सटीक और टू द पॉइंट जवाब है उसको पढ़ लेते हैं। शॉर्ट टास्क, क्लियर इंस्ट्रक्शन और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स देकर एडीएचडी बच्चे को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको जवाब कैसे देना है? सर मैम, एडीएचडी वाले बच्चे में दो मेन दिक्कतें होती हैं। पहला, उनका ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, यानी कि अटेंशन डिफिसिट। और दूसरा, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि हाइपर एक्टिविटी। इसीलिए उन्हें एक जगह 40 मिनट तक लगातार बिठाकर लेक्चर देना बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एडीएचडी वाला बच्चा बिल्कुल उस सुपर कार की तरह होता है, जिसमें इंजन तो फरारी का है लेकिन ब्रेक साइकिल वाले हैं, है ना। उसके पास एनर्जी बहुत है, बस उसे कंट्रोल करना नहीं आता। तो हम क्या करेंगे? हम चंकिंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे उसे मैथ्स के 10 सवाल देने हैं, तो मैं एक साथ 10 नहीं दूंगा, मतलब दूंगी। मैं उसे पहले सिर्फ 2 सवाल दूंगी। जब वो कर लेगा तो मैं उसे ब्रेन ब्रेक दूंगी। जैसे क्लास में बाकी बच्चों को कॉपी बांटने का काम, उससे इससे क्या होगा, उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी भी निकल जाएगी और काम भी हो जाएगा। दोस्तों आप इसे भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेगुलर बच्चे अगर टेस्ट मैच है, तो जो 5 दिन तक आराम से टिक कर खेल सकते हैं। तो हमारा एडीएचडी वाला बच्चा T20 मैच है, उसे हर ओवर में एक्शन चाहिए। इसलिए हमारी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर और डायरेक्ट होनी चाहिए। लंबे लंबे पैराग्राफ की जगह बुलेट पॉइंट्स में बात करनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे है। अब दोस्तों आ गए हैं अपनी 17वीं स्लाइड पर।
हमने ये तो सीख लिया कि बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाना कैसे है, लेकिन उनका एग्ज़ाम कैसे लेना है, बस इसी का जवाब है हमारा अगला सवाल। इंक्लूसिव असेसमेंट क्या है? तो आइए सब पहले इसके बिल्कुल सटीक डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इंक्लूसिव असेसमेंट में हम सभी बच्चों की ज़रूरत के अनुसार इवैल्यूएशन मेथड को मॉडिफाई करते हैं। अब यहाँ पर आपको जवाब किस तरीके से देना है, सर या मैम? सीधी सी बात है, अगर हम अपनी क्लास में अलग अलग तरीकों से पढ़ा रहे हैं, यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज कर रहे हैं, तो हम सबका टेस्ट एक ही तरीके से कैसे ले सकते हैं? इंक्लूसिव असेसमेंट का मतलब है हम बच्चे की डिसेबिलिटी का टेस्ट नहीं ले रहे, बल्कि उसकी एबिलिटी, ज्ञान और क्षमता का टेस्ट ले रहे हैं। इसलिए हम एग्जाम के तरीके में बदलाव करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चे को डिसलेक्सिया है, उससे आप अवर कंट्री यानी हमारा देश टॉपिक बहुत अच्छे से आपने समझा दिया और उसे याद भी हो गया है। अब एग्जाम में अगर आप उसे 3 पेज का निबंध लिखने को देंगे तो वो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से फेल हो जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम उसका ओरल टेस्ट ले लेंगे। हमें तो बस ये जानना है ना कि टॉपिक समझ में आया या नहीं। तरीके बदलने से बच्चा फेल होने से बच गया, यही इंक्लूसिव असेसमेंट है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखने के लिए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का वो मशहूर कोट याद करिए। उन्होंने क्या कहा था कि अगर आप एक मछली की काबिलियत का टेस्ट इस बात से लेंगे कि वो पेड़ पर कितनी जल्दी चढ़ सकती है, तो वो मछली जिंदगी भर खुद को बेवकूफ़ ही समझेगी। रेगुलर एग्जाम सिस्टम यही करता है, वो मछली, बंदर और हाथी सबका टेस्ट पेड़ पेड़ पर चढ़ा कर लेता है, लेकिन इंक्लूसिव असेसमेंट कहता है भाई बंदर का टेस्ट पेड़ पर लो, मछली का टेस्ट पानी में तैरवा कर लो। सब उसकी ताकत और मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से सबको जज करो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। दोस्तों हमारी 18वीं स्लाइड पर आपका स्वागत है। एक स्पेशल एजुकेटर के लिए पूरी क्लास को एक साथ लेकर चलने का एक जादुई तरीका, सबसे जादुई तरीका यही है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, पीयर ट्यूटरिंग क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, इसको पढ़ लेते हैं। पीयर ट्यूटरिंग में एक छात्र दूसरे छात्र को पढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जवाब कैसे देना है, सर मैम? पीयर का मतलब होता है सहपाठी या क्लास में साथ पढ़ने वाला दोस्त, और ट्यूटरिंग का मतलब पढ़ाना। जब एक टीचर क्लास के ही किसी होशियार या कॉन्फिडेंट बच्चे को जिम्मेदारी देता है तो वो अपने किसी कमजोर दोस्त को कोई टॉपिक समझाए, तो उसे पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। यहाँ बच्चे टीचर से नहीं बल्कि अपने ही दोस्तों से सीखते हैं। इसे एक बहुत ही रियल लाइफ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी सेकेंड क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, जो इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है। आप उसे ग्रामर या रीडिंग के रूल्स टीचर के नजरिए से समझाते हैं, लेकिन बच्चा शायद थोड़ा झिझकता है या घबराता है। अब आप क्या करते हैं, आप उसी क्लास के एक ऐसे बच्चे के साथ बडी बनाकर बिठा देते हैं, मतलब दोस्त बनाकर बिठा देते हैं जिसकी इंग्लिश अच्छी है। आप देखेंगे कि वो दोस्त उसे खेल खेल में अपनी बच्चों वाली आसान भाषा में स्पेलिंग वर्ड्स सिखा देगा, और वो बच्चा जो टीचर से सवाल पूछने से डर रहा था वो अपने दोस्त से तुरंत सीख जाता है। दोस्तों क्लासरूम का यही मैजिक पीयर ट्यूटरिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसे और भी मजेदार तरीके से समझने के लिए फेमस वेब सीरीज आप सबने देखी होगी, कोटा फैक्ट्री का उदाहरण लेते हैं। याद है जब वैभव नया नया कोटा आता है, उसे पढ़ाई में दिक्कत होती है, तो जीतू भैया हर समय उसे पढ़ाने नहीं बैठते। वैभव का रूममेट मीना इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अपनी भाषा में समझाता है। मीना का वैभव को इस तरह से पढ़ाना और गाइड करना ही परफेक्ट पीयर ट्यूटरिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी स्क्रीन पर आ गई है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि फंक्शनल कैरिकुलम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, फंक्शनल कैरिकुलम क्या है। आइए सबसे पहले स्लाइड पर लिखी बात को देखते हैं। फंक्शनल कैरिकुलम में जीवन से जुड़े प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको जवाब कैसे देना है कि सर या मैम, फंक्शनल का मतलब होता है उपयोगी या काम आने वाला। एक रेगुलर क्लासरूम में हम बच्चे को अलजेब्रा या हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
शायद वो किताबें कभी ना समझ पाए, जो समझ पाए, तो क्या हम उन्हें पढ़ाना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। हम उन्हें वो चीज़ सिखाएंगे जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। इसी को फंक्शनल कैरिकुलम कहते हैं। तो इसे एक बहुत ही बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसका आईक्यू कम है, उसे ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उसको सिखाने का कोई फायदा नहीं है ना। इसके बजाय उसे पैसे गिनना सिखाएंगे हम, है ना। उसे सिखाएंगे 100 रुपए देकर कि अगर 20 रुपए का सामान लिया तो दुकानदार से 80 रुपए कैसे वापस लेने हैं। उसे लाल बत्ती देखकर सड़क पार करना सिखाएंगे, बस का नंबर पढ़ना सिखाएंगे, जूते के फीते बांधना सिखाएंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिकल स्किल है, इसे जिंदगी जीने की फंक्शनली हम उसे मदद करेंगे, ठीक है। तो इसे और गहराई से समझने के लिए श्रीदेवी जी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश का उदाहरण ले लेते हैं। शशि को मतलब जो श्रीदेवी जी थी, उनको इंग्लिश लिटरेचर की बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर शेक्सपियर नहीं बनना था। उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था कि वो न्यूयॉर्क कैफे में जाकर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कॉफी ऑर्डर कर सकें, बिना किसी के मदद के सड़क के साइन बोर्ड पढ़ सकें, अपने बच्चों की टीचर से बात कर सके। दोस्तों शशि ने जो इंग्लिश सीखी वो फंक्शनल इंग्लिश थी, जितनी जरूरत थी उतना सीखो ताकि जिंदगी आसान हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, ट्रांजिशन प्लानिंग क्या है? तो आइए सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रांजिशन प्लानिंग में बच्चे को स्कूल से एडल्टहुड या जॉब लाइफ के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जवाब कैसे देना है वो देख लेते हैं। आपको जवाब देना है, सर मैम ट्रांजिशन का मतलब होता है एक फेज से दूसरे फेज में जाना। जब एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा 14 या 15 साल का हो जाता है तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद इसका क्या होगा। उसे स्कूल की सुरक्षित दुनिया से निकालकर बाहर की असली दुनिया में आजादी से जीने और कोई रोजगार करने के लिए तैयार करने की जो प्लानिंग होती है उसे ही क्या कहते हैं? ट्रांजिशन प्लानिंग कहते हैं। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ लेते हैं। मान लीजिए मेरी क्लास में कोई 15 साल का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है। अब मैं उसे 10वीं की साइंस रटवाने के बजाय इस बात पर फोकस करूंगी कि वो ट्रांजिशन के लिए तैयार हो। ठीक है, मैं उसे सिखाऊंगी कि खुद बस की टिकट कैसे लेते हैं, बैंक में जाकर पैसे कैसे जमा करते हैं, अपना रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, या कोई ओकेशनल स्किल जैसे बैंकिंग बेकिंग करना, डेटा एंट्री लिफाफे बनाना कैसे सीखते हैं, ताकि 18 साल का होने के बाद वो घर पर खाली ना बैठे बल्कि कुछ पैसे कमा सके और अपनी एडल्ट लाइफ इज्जत से जी सके। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम याद कर लेते हैं रणबीर कपूर की फिल्म बर्फी का उदाहरण। अब बर्फी मूवी का उदाहरण ले लेते हैं। तो बर्फी जो है वो सुन और बोल नहीं सकता, लेकिन क्या वो घर पर बोझ बनकर बैठा था? बिल्कुल नहीं, वो साइकिल चलाता था, अपना काम खुद करता था और आजादी से अपनी जिंदगी जीता था। दोस्तों बर्फी का कैरेक्टर इस बात का सबूत है कि अगर सही समय पर बच्चे को दुनिया का सामना करना सिखा दिया जाए तो उसकी स्कूल टू एडल्टहुड की ट्रांजिशन एकदम सफल हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों स्वागत है हमारी 21वीं स्लाइड पर। केबीएस इंटरव्यू में आपसे सिचुएशन बेस्ड सवाल 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि केबीएस में आपकी पोस्टिंग भारत के किसी भी कोने में हो सकती है। तो पैनल जानना चाहता है कि अगर क्लास में लैंग्वेज बैरियर हो तो आप क्या करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब पढ़ लेते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज जेस्चर और विजुअल एड्स का उपयोग करूंगा या करूंगी। अब आपको जवाब किस तरीके से देना है, सर या मैम? जब बच्चे हमारी भाषा नहीं समझ पाते और हम उनकी, तो वहाँ शब्दों से ज्यादा यूनिवर्सल लैंग्वेज काम आती है। मैं मुश्किल शब्दों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज मतलब की जगह बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा या करूंगी। अपने चेहरे के हाव भाव हाथों के इशारों का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। सबसे जरूरी जो है चित्र या असली चीजों को दिखाकर पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग जो है साउथ या नॉर्थ ईस्ट में हो गई, जहाँ बच्चे को हिंदी या इंग्लिश ठीक से नहीं आती। अब अगर आपको उन्हें एप्पल पढ़ाना है तो आप लंबी लंबी डेफिनेशन नहीं बोलेंगे,
आप क्लास में एक असली सेब लेकर जाएंगे, ठीक है, विजुअल एड्स, उसे खाने का इशारा करेंगे, मतलब जेस्चर, चेहरे पर एक स्माइल लाएंगे, फिर एक शब्द बोलेंगे, एप्पल। दोस्तों, जब भाषा काम नहीं आती तब हमारे हाव भाव और विजुअल्स काम आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को दिल से महसूस करने के लिए सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान का उदाहरण ले लेते हैं। याद है छोटी सी मुन्नी, वो बोल नहीं सकती थी, और पवन को उसकी भाषा समझ नहीं आती थी। उनके बीच एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी फिल्म में कैसे बात की। मुन्नी ने इशारों से अपनी बात समझाई, क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के झंडे को चूमकर अपना देश बताया। दोस्तों, बजरंगी भाईजान हमें ये बताती है कि अगर कनेक्ट करने का इरादा है तो कोई भी लैंग्वेज बैरियर आपको रोक नहीं सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है, ये क्वेश्चन जो है ये देख लेते हैं। 22 नंबर का, मिक्स्ड एबिलिटी क्लास कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि मिक्स्ड एबिलिटी क्लास कैसे हैंडल करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्लाइड पर लिखे परफेक्ट जवाब को पढ़ते हैं। ग्रुप वर्क और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के माध्यम से सभी स्तर के छात्रों को शामिल करूंगा या करूंगी। ठीक है, अब आपको जवाब कैसे देना है। तो सर मैम, मिक्स्ड एबिलिटी का मतलब एक ऐसी क्लास जहाँ कुछ बच्चे बहुत तेज और कुछ एवरेज और कुछ बच्चों को सीखने में थोड़ी दिक्कत, यानी कि स्लो लर्नर या CWSN होते हैं। अगर मैं पूरी क्लास को एक ही स्पीड और एक ही तरीके से पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी तो तो तेज बच्चे जो है वो बोर हो जाएंगे और कमजोर बच्चे पीछे छूट जाएंगे। इसलिए मैं अपनी क्लास में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी हर बच्चे की जरूरत से के हिसाब से पढ़ाने का तरीका बदलूंगा या बदलूंगी और ग्रुप वर्क का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। ठीक है, अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझें। मान लीजिए आप एक क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। क्या आपकी टीम 11 के 11 खिलाड़ी सिर्फ फर्स्ट मतलब सिर्फ फास्ट बॉलर हो सकते हैं? नहीं ना। आप एक मिक्स एबिलिटी वाली टीम चाहिए आपको, है ना। कोई अच्छा बैटिंग करेगा, कोई अच्छी स्पिन बॉलिंग करेगा, कोई अच्छी कीपिंग करेगा। आप हर खिलाड़ी को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम देते हैं। दोस्तों, क्लासरूम भी एक टीम है। हम बच्चों को उनकी ताकत के हिसाब से अलग अलग रोल्स देकर एक साथ लाते हैं। एक कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में छापने के लिए आमिर खान की मास्टरपीस फिल्म लगान का उदाहरण ले लेते हैं। भुवन की टीम क्या थी? वो एक परफेक्ट मिक्स एबिलिटी क्लास ही तो थी। भुवन ने देखा कचरा के हाथ में थोड़ी डिसेबिलिटी है, लेकिन भुवन ने उसे टीम से बाहर नहीं किया। उसे कचरा की उस कमी को सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। ठीक है, भुवन ने सबको ग्रुप वर्क में बांध दिया और अंग्रेजों को हरा दिया। दोस्तों, एक स्पेशल एजुकेटर का काम भी क्लास के कचरा जैसे बच्चों की छिपी हुई काबिलियत को बाहर लाना और उन्हें टीम का हिस्सा बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने है, तो देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर है 23। क्या कहता है, अगर स्टूडेंट बार बार डिस्टर्ब करता है तो आप क्या करेंगे। तो इस सबसे पहले इसका जो बहुत ही मैच्योर और प्रोफेशनल जवाब है उसको पढ़ते हैं। मैं उसके बिहेवियर का कारण समझकर उसे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करूंगा या करूंगी। ठीक है, अब आपको जवाब कैसे देना है वो देख लीजिए। सर या मैम, एक आम टीचर और एक बेहतरीन टीचर में यही फर्क होता है। एक टीचर क्लास डिस्टर्ब होने पर बच्चों को डांट कर बाहर निकाल देता है, लेकिन एक स्मार्ट टीचर एक जासूस की तरह सोचता है, बच्चा डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, क्या वो बोर हो रहा है, क्या उसे अटेंशन चाहिए, या कोई सेंसरी इश्यूज है। मैं सबसे पहले उस रूट कॉजेज यानी मूल कारण को ढूंढूंगा या ढूंढूंगी, फिर उसकी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक काम में लगा लूंगी। ठीक है, लगा लूंगा। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्लास में एक बच्चा है, बार बार डेस्क पर पेंसिल से आवाज कर रहा है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है। उसे डांटने के बजाय मैं समझूंगी कि शायद उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मैं उसे बुलाकर कहूंगी, बेटा आज से तुम क्लास की एक्टिविटी मैनेजर हो, जरा सबको ये वर्कशीट बांट कर आओ। दोस्तों, क्या आपने उसकी मतलब डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव काम में इन्वॉल्व कर दिया। अब वो बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, जिम्मेदारी उठाएगा।
इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद करने के लिए रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी का उदाहरण ले लेते हैं। याद है 9F क्लास के बच्चे नैना टीचर को कितना डिस्टर्ब करते थे, वो आवाजें निकालते थे, आतिशबाजी करते थे, लेकिन नैना मैम ने उसने सस्पेंड नहीं करवाया। उन्होंने उनके बिहेवियर का कारण समझा कि वो बच्चे स्कूल में खुद को अलग थलग महसूस क्यों करते हैं। ठीक है, नैना मैम ने क्या किया, उन्होंने बच्चों की उस शैतानी वाली एनर्जी को साइंस के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में लगा दिया। अंडे को गिरने से बचना हो या पानी में रॉकेट उड़ाना हो, वही शैतान बच्चे क्लास के सबसे होनहार बच्चे बन गए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जो आपके सामने है, होमवर्क नहीं करने वाले स्टूडेंट को कैसे हैंडल करेंगे। तो आइए सबसे पहले बहुत ही सुलझे हुए जवाब को पढ़ लेते हैं। मैं कारण समझूंगा या समझूंगी और उसे मोटिवेट करके रेगुलर हैबिट डेवलप करूंगा या करवाऊंगी। ठीक है, करवाऊंगा या करवाऊंगी। अब आपको क्या करना है, इसका जवाब कैसे देना है, तो जवाब देना है सर या मैम। जब अक्सर जब बच्चा होमवर्क नहीं लाता तो एक आम टीचर उसे डांटता है, क्लास के बाहर खड़ा कर देता है या डायरी में लाल पेन से नोट लिख देता है। लेकिन एक अच्छा टीचर ये समझता है कि होमवर्क ना करना तो सिर्फ एक लक्षण है, असली बीमारी कुछ और है। बच्चा होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्या उसे टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आया या घर का माहौल ठीक नहीं है या उसे लिखने में कोई परेशानी है। मैं सबसे पहले उस कारण का पता लगाऊंगा या लगाऊंगी। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। एक मूवी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए अमूल गुप्ते की फिल्म है स्टैनली का डब्बा, आप सबने देखा होगा, का उदाहरण ले लेते हैं। तो याद है ना, स्टैनली स्कूल में कभी अपना टिफिन नहीं लेके आया, वर्मा सर उसे बहुत डांटते थे, आखिरकार उसे स्कूल से निकाल देते थे। लेकिन बाद में सच में क्या सामने आता है, सच में ये था स्टैनली क्या था, वो अनाथ था, है ना, उसके घर पर कोई नहीं था, तो उसे डब्बा बनाकर कौन देता। दोस्तों, वर्मा सर ने कारण जानने की कोशिश ही नहीं की, सीधा पनिश कर दिया। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हमें वर्मा सर नहीं बनना है। ठीक है, हमें बच्चे की बैकग्राउंड और उसकी परेशानी को समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्मॉल टास्क देकर और अप्रिसिएशन के माध्यम से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले तो इसका जवाब हम मुख्य रूप से 2 पॉइंट में दे सकते हैं। तो आपको बोलना है सबसे पहला कि सर या मैम, स्मॉल स्मॉल टास्क, हमें उस बच्चे को ऐसे छोटे छोटे और आसान काम देने चाहिए जिन्हें वो खुद आसानी से पूरा कर सके। जब बच्चा एक छोटा सा टास्क भी खुद से पूरा कर लेता है तो उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा होने लगता है, और इसे हम इसका फोल्डिंग कहते हैं। दूसरा जो है अप्रिशिएशन, बच्चे की छोटी जीत या कोशिश पर उसे सराहें और सबके सामने शाबाशी या स्टार दें। जब उसे लगेगा कि उसके प्रयासों को देखकर सराहा जा रहा है तो उसका जो डर है वो कम होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है। अब चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्किल बेस्ड एजुकेशन में प्रैक्टिकल स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी पर फोकस किया जाता है। ठीक है, आपको जवाब किस तरीके से देना है, सर या मैम। स्किल बेस्ड एजुकेशन का मतलब है बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान देना। इसमें हम बच्चे की ताकत को पहचान कर उसे ऐसे स्किल्स सिखाते हैं जो हमें जो उसे रोजगार दिलाने में मदद करे, जैसे एनईपी 2020 में भी वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है 27 नंबर की। इसमें ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ब्लेंडेड लर्निंग की। तो ब्लेंडेड लर्निंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपको इसका जो मतलब जवाब है वो किस तरीके से देना है तो वो देख लेते हैं। सर या मैम, ब्लेंडेड लर्निंग शिक्षा एक आधुनिक दृष्टिकोण है। इसमें हम पारंपरिक फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग को ऑनलाइन डिजिटल रिसोर्सेज के साथ
जोड़ते हैं, उसकी पढ़ाई स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाती है और बच्चे को अपनी गति से सीखने का मौका मिलता है। इसमें आप मूवी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल फिल्म छिछोरे या थ्री इडियट तो हम सब मतलब आप सबने देखी होगी। बच्चा खुद से एक्सपेरिमेंट इसमें क्या करते हैं, खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज के समय में फुंगसुक वांगडू पढ़ा रहे होते हैं, तो वो क्लास में प्रैक्टिकल दिखाते, बाद में स्टूडेंट को एक टैबलेट दे देते ताकि वो अपनी गति से आगे सीख सके। यानी फिजिकल क्लास प्लस डिजिटल सपोर्ट का मिश्रण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है क्वेश्चन नंबर 28 से क्या कह रहा है कि 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ये तो चलिए इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन 21st सेंचुरी स्किल्स है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि सही गलत का फैसला लेना और समस्या समाधान करना। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, कुछ नया कुछ अलग सोचना। कम्युनिकेशन का मतलब दूसरों के साथ मिलजुल कर टीम में काम करना, ठीक है। अब इससे एक मूवी का उदाहरण ले लेते हैं। आपने मिशन मंगल देखी है, उसमें अक्षय कुमार और उनकी टीम के पास संसाधन कम थे, लेकिन उन्होंने क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया, जैसे पूड़ियाँ तलने वाली टेक्निक, और फिर कोलैबोरेशन के जरिए मंगल मिशन सफल बनाया। यही है 21वीं सदी की असली हुनर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जवाब कैसे देना है। इसका जवाब देना है कि सर या मैम, 21वीं सदी की चुनौतियां अलग हैं, इसलिए हमें बच्चों में 4 C's विकसित करने होंगे। मैं अपनी क्लास में ऐसी एक्टिविटीज करवाऊंगा या करवाऊंगी जिससे बच्चे सिर्फ रटे नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करना सीखें। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू एजुकेशन क्या है। सरल शब्दों में कहें तो ये वो शिक्षा है जो हमें सही और गलत के बीच का फर्क बताती है। इसमें बच्चे को ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे नैतिक मूल्य जो है वो सिखाए जाते हैं। ये बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग में मदद करती है। देख लेते हैं इसका जो डेफिनेशन लिखा है वो क्या है। वैल्यू एजुकेशन में नैतिक मूल्यों जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है, ठीक है। इसको समझने के लिए एक मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, बजरंगी भाईजान का, आप सबने देखी होगी। उसमें पवन का किरदार ऑनेस्टी और ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। चाहे कितने भी मुश्किल आ जाए, वो सच बोलता है, अपनी जिम्मेदारी, मतलब उसकी जिम्मेदारी क्या थी, मुन्नी को घर पहुंचाना था, पूरी करता है। यही वैल्यू है जो हमें इंसान बनाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जवाब कैसे देना है। इसका जवाब देना है, सर या मैम, मेरा मानना है कि शिक्षा केवल अंकों तक सीमित नहीं होती। वैल्यू एजुकेशन के जरिए मैं बच्चों में ईमानदारी, दया और जिम्मेदारी जैसे गुण विकसित करूंगा या करूंगी। इसके लिए मैं खुद को एक रोल मॉडल मतलब मैं खुद एक रोल मॉडल बनूंगा या बनूंगी, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। तो चलिए आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। दोस्तों यहाँ तक का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको लगता है कि आप इंटरव्यू में चीज़ें आसानी से बता सकते हो, वीडियो का में आपको मदद मिल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके कोई दोस्त हों जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में किसी भी एरिया में, तो आप चैनल उनको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय।